नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हरियाणा की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में स्टेट टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। बैठक में अधिकारियों को सीएम मनोहर खट्टर ने दिया निर्देश। कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन की है हमारी प्राथमिकता। हरियाणा में कोविड-19 के तीसरे सर्वेक्षण की शुरुआत। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की शुरुआत। सर्वे में रिपोर्ट को 2 सप्ताह के भीतर होगी प्रस्तुति। अब हरियाणा विधानसभा का होगा अपना भवन। सीएम मनोहर लाल ने अमित शाह को लिखा पत्र। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने दी और भी कई अहम जानकारी। अधिकारियों को कृषि मंत्री जेपी दलाल के सख्त निर्देश। किसानों को खाद देने को बताया पहली प्राथमिकता। ज्यादा से ज्यादा खाद का किया जाए भंडारण। और तोशाम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी का जनसंपर्क। लोगों की सुनी समस्याएं। बीजेपी को महंगाई पर घेरते हुए लगाया कई गंभीर आरोप। चलिए बुलेटिन शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में स्टेट टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन भी हमारी प्राथमिकता है। इसलिए जन भागीदारी के साथ प्रदेश में हर गांव और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं। वहीं उन्होंने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग हर 3 महीने में अवश्य करें, जिससे कार्यों की समीक्षा कर योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल किया जाए। इसके अलावा सीएम ने स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों से फीडबैक भी लिया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। चंडीगढ़ में स्टेट टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई है और इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन भी हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए भागीदारी के साथ प्रदेश में हर गांव और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग हर 3 महीने में अवश्य आयोजित की जाए, जिससे कार्यों की समीक्षा और योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की जाए। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में स्टेट टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है और यह बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में की गई है। इस बैठक को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कोविड-19 सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर की शुरुआत की है। अनिल विज का कहना है कि सीरो सर्वे का पहला दौर अगस्त 2020 में आयोजित किया गया है, जिससे कोविड-19 के व्यापकता के 8% पाई गई थी और दूसरे दौर अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें कोविड-19 की व्यापकता 14.8% पाई गई थी। अब तीसरे सीरो सर्वेक्षण की शुरुआत हो गई है। इस सर्वे की रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कोविड-19 सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौरे की शुरुआत की है। अनिल विज का कहना है कि सीरो सर्वे का पहला दौर अगस्त 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें कोविड-19 के व्यापकता 8% पाई गई थी और दूसरे दौर अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें कोविड-19 की व्यापकता 14.8% पाई गई थी। अब तीसरे सीरो सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। इस सर्वे की रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, यह कहना है हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज का। कोरोना के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। एंटीबॉडी 2 प्रकार से बनती है।
एक तो जिनको कोविड हुआ उनमें एंटीबॉडी बनती है, दूसरा जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है उनमें एंटीबॉडी बनती है। ये पहला सीरो सर्वे है जिसमें दोनों को मद्देनजर रखा जाएगा, दोनों का टेस्ट होगा। CLIA टेस्ट है जिसमें नेचुरल जो एंटीबॉडी बनी है उसका भी हमें पता चलेगा, फर्स्ट डोज लेने के बाद किसकी बनी है वो भी हमें पता लगेगा, सेकंड डोज लेने के बाद कितनी एंटीबॉडी बनी है वो भी हमें पता लगेगा, कोवैक्सीन लगाने के बाद कितनी एंटीबॉडी बनी है वो भी हमें पता लगेगा, और कोविशील्ड बनाने के बाद भी। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इस टाइप का जो सीरो सर्वे है वो पहली बार होने जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने एक और बड़ी जानकारी भी दी है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि हरियाणा में एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी CCTNS प्रणाली के 100% अंकों के साथ देश भर में दोबारा प्रथम स्थान हासिल किया है। इस दौरान अनिल विज ने पुलिस महानिर्देशक, अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक के दूरसंचार और IT और AS चावला समेत पूरे पुलिस विभाग को इस उपलब्धि के दौरान बधाई और शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने जहां पहले कोविड-19 को लेकर कहा था और कोविड-19 के सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर के लेकर कहा था, अब वहीं अनिल विज ने एक और बड़ी जानकारी दी है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना था कि हरियाणा में एक बार फिर इतिहास रच दिया है और क्राइम एंड क्रिमिनल टारगेटिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी CCTNS प्रणाली में 100% अंकों के साथ देश भर में दोबारा प्रथम स्थान हासिल करेगी। इस दौरान अनिल विज ने पुलिस महानिर्देशक, अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक, दूरसंचार और IT और AS चावला समेत पूरे पुलिस विभाग को इस दौरान शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री हैं अनिल विज, जिन्होंने पहले कोविड-19 सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर की शुरुआत की और इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी थी। साथ ही इस दौरान उन्होंने पहला दौर, दूसरा दौर और दूसरे दौर तक कितने प्रतिशत पाई गई है कोविड-19 के व्यापकता, इसको बताया था। साथ ही ये भी बताया था कि तीसरे दौर की जो सीरो सर्वेक्षण की जो शुरुआत हुई है, इस सर्वे की रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर आ जाएगी। वही अब स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा ने एक बार फिर इतिहास रचा है और इस दौरान उनका यह भी कहना है कि क्राइम एंड क्रिमिनल टारगेट नेटवर्क एंड सिस्टम प्रणाली में 100% अंकों के साथ देश भर में दोबारा प्रथम स्थान हासिल किया है। इसकी जानकारी उन्होंने दी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और रुख करते हैं हरियाणा की एक अहम खबर की ओर। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि साल 2026 में होने वाले परिसीमन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द हरियाणा विधानसभा में अपना भवन होगा। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखा गया है, अमित शाह को पत्र लिखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि भवन के लिए 10 एकड़ जमीन मौजूदा विधानसभा के पास ही देने की मांग रखी गई है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। बड़े दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हरियाणा विधानसभा है उसमें उसकी जो कार्य करने की हमारी सीमा है या जो जिस प्रकार से हम वहाँ कार्य कर रहे हैं
वो एक गौरवपूर्ण और एक गरिमामय विधानसभा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आज जो विधानसभा की परिस्थिति है उसमें 90 से ज्यादा विधायक नहीं बैठ सकते। आने वाली जो स्थिति है परिसीमन के पश्चात मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर संख्या बढ़ने वाली है और उसको देखते हुए नए विधानसभा भवन के लिए मैंने आदरणीय अमित शाह जी को भी पत्र लिखा था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात को ठीक मानते हुए, यहाँ की जरूरत को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए आदरणीय अमित शाह जी को पत्र लिखा है और ये आग्रह किया है कि ये जो विषय है इसके ऊपर तुरंत विचार किया जाए। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता है ये, जिन्होंने मीडिया से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि साल 2026 में होने वाले परिसीमन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द हरियाणा विधानसभा में अपना एक भवन होगा। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और कहा है कि हरियाणा किसानों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए काम करे और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाए। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा खाद का भंडारण किया जाए, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। कृषि मंत्री ने बैठक में उपस्थित 5 खाद कंपनियों के प्रतिनिधियों को कहा है कि किसानों को खाद के साथ कुछ दवाइयां खरीदने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस बार किसानों को दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर ना किया जाए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को लेकर अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ किसान है। लेकिन दूसरी ओर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को निशाने पर लिया है और कहा है कि सरकार के दावे फिर से झूठे साबित हुए हैं। सरकार ने गेहूं, जौ, चने की एमएसपी में मात्र लगभग 2 से 2.5% की बढ़ोतरी की है, जो नाकाफी है। इससे किसानों को साथ मजाक किया गया है। किसान को फसल की लागत बहुत बढ़ गई है, लेकिन सही दाम में फसल की खरीद नहीं हो रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और उनका यह कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ किसान है। लेकिन दूसरी ओर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि सरकार के दावे फिर से झूठे साबित हुए हैं। सरकार ने गेहूं, जौ, चने के एमएसपी में मात्र लगभग 2 से 2.5% की बढ़ोतरी की है, जो नाकाफी है। इससे किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है। किसान को फसल की लागत बढ़ गई है, लेकिन सही दाम में फसल की खरीद नहीं हो रही है। ये सीधे तौर पर कहना है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने आपको बता दें कि एलानाबाद चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम का कहना है कि एलानाबाद का चुनाव तो हम जीतेंगे ही और फिर सत्ता पक्ष में भगदड़ मच जाएगी, साथ ही गठबंधन टूट जाएगा। वहीं ओपी चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम ने पद ग्रहण करने के लिए बाद एक वादा किया था कि हमारी सरकार के सामने सीएम की खिड़की पर आकर अपनी परेशानी बताएंगे तो उसका काम किया जाएगा, लेकिन बीजेपी सरकार कुछ करती ही नहीं है। चुनाव जब आप जीतेंगे तो फिर सत्ता पक्ष के लोगों में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे। इनके नए विधायक जो है
वो पार्टी छोड़ करके भाग जाए। ये तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत ही नहीं। आज कल पुलिस ने करनाल में आपकी सभाओं को रोकने के लिए चारों तरफ से सड़कें रोकी, पुलिस और फौज लगा दी थी। इसलिए लगाई उन्होंने। और जिन लोगों को 11 लोगों को आमंत्रित किया बातचीत करने के लिए, इससे ज्यादा अजीब बात क्या होगी कि सरकार ने उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और लोगों ने रोष प्रकट करते हुए उन सड़कों को घेर दिया। वहीं तोशाम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने जनसंपर्क किया है और इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बीजेपी जेजेपी सरकार में हर वर्ग त्रस्त है और केंद्र सरकार भी लगातार महंगाई बढ़ाने पर तुली हुई है। सरकार में कुछ नहीं मिल रहा, सारे जुमले दिए जाते हैं और जुमलों के अलावा और कुछ नहीं है। हर वर्ग जो है त्रस्त है, चाहे किसान हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, कोई तो वर्ग नहीं है जिसके लिए इन्होंने कुछ छोड़ा है। ये सरकार तो बस अब टाइम की है, ये देखना है कितने टाइम में रहती है और कब इसके चलने का। पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है, इसके बारे में ये मैं हर गांव में यही बात कह रही हूँ। ये पहली ऐसी सरकार है जहाँ पे मुनाफा कमाया जा रहा है। ये तो सरकारें होती हैं लोगों को सहूलियत देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तेल की कीमतें बिल्कुल गिरी हुई हैं और यहाँ इतना टैक्स लगा रखा है कि जहाँ पहले ही जो है सारा मरे हुए हैं बेचारे, उनकी जेब पूरी तरह से कतरी जा रही है। ये तो डकैती है पूरी। करनाल में सचिवालय के बाहर किसानों का धरना लगातार जारी है। किसानों ने सचिवालय के बाहर ही रात बिताई है और किसानों के धरने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और साथ ही चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा शिक्षक विभाग कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी चिंतित है। अब सरकार ने घर पर ही रहने वाले बच्चों को एक्टिव करने के साथ साथ उन्हें शिक्षित करने के लिए अंबाला में स्पेशल टीचर्स के माध्यम से आपको बता दें कि ड्राइव चलाई है। जब हम होम बेस की विजिट पे जाते हैं तो इन बच्चों से मिलकर, उनके पेरेंट्स से मिलकर हमें आत्मिक संतोष होता है सर। हमें एक अंदर से खुशी होती है कि हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पाए। अगर मान लो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि इसको प्रॉब्लम है और हम इसको कर नहीं पा रहे हैं, हमें बहुत परेशानी आ रही है, तो उसमें जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, पेरेंट्स को भी, उसके सिबलिंग को भी जब हम ट्रेन करते हैं और बच्चा वो करके अचीव करके पेरेंट्स को दिखाता है सर, तो वो खुशी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते सर। कई जगह हमें थोड़ी थोड़ी मुश्किल भी आती है, जैसे कि हम जब भी विजिट पे जाते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई पेरेंट्स ऐसे हैं, बीच में कुछ पेरेंट्स कि उनके फादर ड्रिंक करते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा हमारे साथ ऐसा भी 1-2 केस हुए थे सर पीछे, पर वो प्रॉब्लम कम है सर। और जो हमें काम करने की लगन है और जो बच्चा अचीव करता है सर, वो मेहनत उसकी जो रंग लाती है सर, उसमें हमें जो हमारे मन में आत्मिक खुशी होती है सर, वो शब्दों में हम बोल नहीं सकते सर। जो है 12 जुलाई को मैंने एक मीटिंग ली थी स्पेशल टीचर्स की। उस मीटिंग के अंदर हमने बात रखी थी कि कोरोना के कारण से लगभग 1.5 साल से हमारे स्कूल बंद हैं और बच्चे जो हैं वो मानसिक परेशानी का भी शिकार हैं, और जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं जो घरों में रहते हैं वो तो उनके लिए तो जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब है। तो क्यों न हम इन बच्चों के घरों में ही विजिट करें और इन बच्चों को जो है प्रशिक्षण दें, जो एक स्पेशल। सर हम उन बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो उनकी डेली लिविंग स्किल होती है, जैसे ब्रश करना, नहाना, अपने कपड़े पहनना, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज़ें सिखाते हैं सर। इसमें कभी कोई परेशानियां भी आती हैं? हाँ जी सर, परेशानी हमें आती है, ये आती है कि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको हमें मतलब एक दिलासा दिलानी पड़ती है, क्योंकि उनको पहले से ही ये लगता है कि हमारा बच्चा इतना वो है, क्या सीख पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, जीवन में क्या कर पाएगा। ये तो मतलब एक हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद ये बच्चा दूसरे के ऊपर बोझ ही है। तो उनको अपने मतलब एक तरह से उनको
बहुत ज्यादा हमें समझाना पड़ता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम इस बच्चे को करवाएंगे, आप लोग जैसे इसको ब्रश। चलिए हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले